AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल की हालत नाजुक बताई जा रही है। बदरुद्दीन अजमल 30 नवंबर से आसाम के जिला होजाई के अस्पताल हाजी अब्दुल मजीद मेमोरियल अस्पताल में जेर इलाज है। बदरुद्दीन अजमल को डायबिटीज़ के अलावा ब्लड प्रेशर और बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया। ज़राए के मुताबिक बदरुद्दीन अजमल को बेहतर इलाज के लिए मुंबई रेफर किया जा सकता है। यूपी मदरसा बोर्ड में इम्तहानात में तलबा की कम होती तादाद और मदरसा बोर्ड में पाई जाने वाली संगीन किस्म की बदनज़मियों ने दीनी मदारिस को बहरान में मुब्तला कर दिया है। मदरसा बोर्ड के इम्तहानात भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर को मुकर्रर की है, लेकिन हालत यह है कि बहुत से मदरसों में अभी भी इम्तहानात फॉर्म भरने की शुरुआत तक नहीं हो पाई है। चार साल पहले तक उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से इम्तहानात देने वाले तलबा की तादाद 5 लाख पहुंच गई थी, लेकिन गुज़िश्ता साल मदरसा बोर्ड के इम्तहानात देने वाले तलबा की तादाद सिर्फ 1.5 लाख रह गई। मदरसा बोर्ड के इम्तहानात में ड्रॉप आउट की कई वजूहात बताई जा रही हैं। दीनी मदारिस का कहना है कि रियासती हुकूमत इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को साथ लेकर नहीं चलना चाहती। तादाद तो वैसी घट रही है, उसकी वजह भी है। एक वजह तो ये है कि मदरसे लाइन से बहुत सारी चीज़ें हटती चली जा रही है, तो जो मदरसे लाइन से जिनको शौक़ है प्राइवेट से भी वो करते थे और प्राइवेट वाले वैसे भी कम हो जाएंगे। उस जवाल के बहुत सारे असबाब हैं। पहली वजह तो ये है कि अब उनको मुस्तकबिल जो है अच्छा नहीं दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि उसके जो फ़वाइद उनको मिलते थे स्कॉलरशिप की शक्ल में या कोई दूसरी चीज़ें थी, जो वो भी चीज़ें अब मिलना बंद हो गई है। हमसे कोई मशवरा तो कभी किया नहीं गया, तो अब उन्होंने जो स्कीमें थी वो उन्होंने बता दी कि ये ऑर्डर आया है, वो हमको बता दिया, हमने सुन लिया। लेकिन क्या क्या दुश्वारियां आ रही हैं बच्चों के साथ। डॉक्यूमेंट्स इतना ज़्यादा पेपर वर्क बढ़ा दिया आपने कि जिससे हर आदमी उलझा हुआ है। अब वो छोटे छोटे पसमानदा घराने के जो बच्चे हैं उनसे आप इतनी सारी चीज़ें डिमांड करते हैं कि वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। बच्चे अपने घर तक मैसेज नहीं करवा पाते हैं। मदरसा बोर्ड में जारी बदनज़मी के चलते इस बार इम्तहानात कराना मुश्किल हो रहे हैं। इम्तहानात फॉर्म भरने की आखिरी तारीख ख़त्म होने में सिर्फ चंद दिन रह गए हैं। ऐसे में रियासती हुकूमत मदारिस के जिम्मेदारान से हंगामी मीटिंग कर रही है, लेकिन उजलत में बुलाई गई मीटिंगों में कोई ठोस हल निकलता नजर नहीं आ रहा। लेकिन हुकूमत के दावे इसके बरअक्स हैं। इसीलिए बैठक किया गया। अभी बैठक में सामने आया भी कि सारे मदरसों ने लगभग फार्म भरा लिए हैं, ऑफलाइन फार्म भर लिए गए हैं और चालान जमा करने के उपरांत उनका जो पिछले सालों में यही करते रहे हैं कि इकट्ठा करके फिर उसको भरेंगे। तो इस कारण से बाकी इनकी बातचीत से लगा कि सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और लगभग सभी लोग एक हफ्ते में कर लेंगे। गर्चे हुकूमत की तरफ से बुलाई गई हंगामी मीटिंग में दीनी मदारिस को अपने मसाइल रखने का मौका दिया गया, ताहम जब दीनी मदारिस ने अपने अपने मसाइल अफसरान के सामने पेश किए तो इनके हल का कोई ठोस फार्मूला अफसरान के पास नहीं था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। तेलंगाना आरटीसी वर्कर्स की जेएसी ने 52 दिन से जारी हड़ताल को खत्म कर दिया है। आरटीसी मुलाजमीन के जेएसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि जेएसी ने हाई कोर्ट के फैसले अवाम को दरपेश मुश्किलात और आरटीसी वर्कर्स की ज़रूरियात पर गौर करते हुए हड़ताल को ख़त्म करने का फैसला किया है। अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि जेएसी चाहती है कि कल सुबह 6 बजे तमाम वर्कर्स ड्यूटी पर रुजू करें। उन्होंने कहा कि वर्कर्स ने तवील एहतजाज के बाद इखलाकी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि जेएसी चाहती है कि हड़ताल के मसले को लेबर कोर्ट के इल्म में लाया जाए ताकि हुकूमत उनकी जानिब से उठाए गए मुतालबात को फौरी पूरा करे। उन्होंने कहा कि जेएसी ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि ऐसी सूरत हाल फराहम करे जो हड़ताल से पहले थी, ताकि वर्कर्स बगैर किसी शर्त के अपनी मुलाजमत अंजाम दे सके। इंतखाब का वक्त करीब आते ही तमाम सियासी पार्टियां वोटरों को रिझाने में लग जाती हैं और अवाम से तरह तरह के वादे करती है, लेकिन कामयाबी के बाद वोटरों के मसाइल और असेंबली हल्कों की तरक्की के तय अवामी नुमाइंदे संजीदा रवैया नहीं अपना पाते हैं। ऐसी ही एक हक्का है खिजरी, जहां के अवाम ने न्यूज़ 18 उर्दू से अपना दर्द बयान किया है। रांची जिला के तहत खिजरी असेंबली हल्का रिजर्व हल्का है। इस हल्के में वोटरों की तादाद तकरीबन 3 लाख है।
मुस्लिम आबादी के तनासुब की बात करें तो तकरीबन 8% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन इस हलके में वाक़े मौलाना आज़ाद कॉलोनी कसीर मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। कई महलों पर मुश्तमिल इस इलाके के लोग मुख्तलिफ मसाइल से दो-चार हैं। डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ यहाँ, रोड नाली आपका कुछ डेवलपमेंट नहीं है। आप देख लीजिए, आप खुद से देख लीजिए आप लोग कि यहाँ क्या डेवलपमेंट है ना। कुछ नहीं, कुछ विकास के नाम पे नहीं। रोड चल रहे हैं, अगर किसी तरह का पेशेंट अगर लेके जा रहे सीरियस हालात में तो रोड का ये हालात है कि आधे रास्ते में उसकी दम निकल जाए। अब वोट मांगने तो ऐसे चले आते हैं, लगते हैं कि बस वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दुख दर्द के साथी हैं, चाहते हैं। आज तक तो विधायक जी को हम देखते नहीं किया था, कौन विधायक हैं, काम कहाँ हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। थोड़ा भाई पार्षद किया, एमएलए तो कोई काम ही नहीं किया आज तक। वाज़ेह रही कि कराची शहर में वाक़ इस हलके में खुशहाल और मुतवस्सित मुस्लिम खानदान आबाद हैं। गंजान आबादी वाले इस इलाके की सड़कें और नालियाँ कई जगह खराब हैं। इस हलके के मौजूदा रुकन असेंबली राम कुमार एक बार फिर बीजेपी की टिकट से किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राजेश कश्यप पहली बार इंतखाबी मैदान में हैं। 5 साल में जो खिजरी विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ है, चाहे रोड हो, नाली हो, बिजली हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे पुल हो, आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी नहीं हुआ था। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और इस राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को, क्योंकि एक कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने एक सम्मान दिया है। तो लोगों का एक है कि भाई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन आज आम आदमी को ज़्यादा तरजीह दे रहा है, ताकि गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, ज़रूरतें हैं, उसको वो जिस पटल पे रखना है उस पटल पे वो रख सकते। इन उम्मीदवारों के अलावा दीगर पार्टियों के उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। तीसरे मरहले के तहत 12 दिसंबर को इस हलके में वोट डाले जाएंगे। अब देखना यह है कि यहाँ के लोग किस उम्मीदवार के सर पर कामयाबी का सेहरा बांधते हैं। ये 23 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। गुज़िश्ता 2 साल से चेयरमैन से महरूम राजस्थान वक्फ बोर्ड को नया चेयरमैन मिल गया है। राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ के इंतखाबात हुए, जिसमें रियासती हुकूमत की जानिब से उम्मीदवार बनाए गए खानुखा बुधवाली को बिला मुकाबला बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। चुनाव जयपुर कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने निगरानी में कराए गए। चेयरमैन मुंतखब किए जाने के बाद खानुखा बुधवाली ने अगले 6 महीनों में बोर्ड की हालत तब्दील करने का दावा किया है। खानुखा बुधवाली से खास बातचीत की हमारे जयपुर नुमाइंदे अरबाज खान ने। राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। एक लंबे अरसे के बाद में खाली पड़ी सीट पर बहुत ही जिम्मेदार आदमी को बिठाया गया है। एजुकेशन से ताल्लुक़ रहा है, पढ़ाई से ताल्लुक़ रहा है। ऐसे में वक्फ बोर्ड के खस्ता हालात को बेहतर बनाने के लिए, वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाने के लिए खानुखा बुधवाली अब ये जिम्मेदारी संभालेंगे। सर, बधाई आपको, निर्विरोध आप चुने गए हैं और बड़ी जिम्मेदारी और बहुत ही एक तरह से कहें कि बुरे हालात में आप वक्फ बोर्ड को संभाल रहे हैं। बहुत चुनौतियाँ रहेंगी। देखिए, बिल्कुल चुनौतियाँ तो रहेंगी, लेकिन जो जिम्मेवारी मेरी राजस्थान सरकार के सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो मुझे दी है, और बिल्कुल मैं उनके बिहाफ पे कह सकता हूँ, मुझे चुनौतियाँ, लेकिन चुनौतियों का समाधान भी हमारी राजस्थान सरकार करेगी। और बेखूबी आप लोगों का सहयोग और आम जो अक़लियत के जो सूबे के जो अलग अलग लोग हैं, वो नो डाउट इस बार एक नया मॉडल चाहते हैं जिसमें हमें किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, उसका समाधान रहेगा। तब हर बार नए अध्यक्ष आते हैं, वही काम बताते हैं, वही चुनौतियां अपनी प्रायोरिटी पे रखते हैं और वो जस की तस बनी रहती हैं। आपकी प्रायोरिटी क्या रहेंगी, उन्हें कैसे कम करेंगे चुनौतियों? देखिए, हम प्रायोरिटी जो एक बाहर जो खाली जो फ्री जो वक्त की ज़मीन है जिसमें किसी तरह का कोई इंक्रोचमेंट या कोई झगड़ा नहीं होगा, वहाँ हम चाहते हैं कि अच्छा इंस्टीट्यूट बने, हॉस्टल हो, नर्सिंग कॉलेज हो या ITI इंस्टीट्यूशनल हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो बच्चे जो आज जो आपने देखा होगा RJs की जो 23 लोगों में से 6 जो RJs बने, उनमें से 5 लड़कियां और 1 लड़का, इस तरह से RS अधिकारी भी, GLO भी, अदर सर्विसेज के लोग हैं, वो लोग रहें। एक कौम को एक नया एक मौका मिले और इससे वक्फ बोर्ड एक पहले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंस्टीट्यूट चलाते थे, हम चाहते हैं वापस एक नए सिरे से एक नया मॉडल रूप हम तय करेंगे। माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हर काम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। फ़िलहाल हालात ये हैं कि बोर्ड में जो आपके कर्मचारी हैं उनकी सैलरी बनाना या उस तरह के हालात पैदा करना बहुत मुश्किल हुआ है, तो इसके लिए आपको बजट की ज़रूरत पड़ेगी, सरकार के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो मिलेगा? बिल्कुल, मैंने आपको कहा ना, सबसे पहले सरकार के
सपोर्ट से मैं आज आया हूँ। मेरी सरकार है, कांग्रेस पार्टी का राज है, तो नो डाउट हमें जो पहले क्या रहा उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये ज़रूर है, मैंने कहा कि 6 महीने का मैं आपसे टाइम लेता हूँ और 6 महीने के बाद आप जो कैमरा भी आपका होगा और क्वेश्चन भी आपका होगा, उसका जवाब आप जब पूछोगे तो अच्छा लगेगा। जो वक्फ की जायदादों पर काबिज हैं, क्या उन्हें खौफ खाना चाहिए? अब आप आ गए हैं सीट पर। तो मेरे से खौफ नहीं खाना है, उनसे खुदा से खौफ खाना चाहिए। जब जो यहाँ से इस दुनिया से जो अकलियत के लोग जा चुके हैं, उन्होंने अपनी औलाद के लिए वक्फ नहीं की थी, उन्होंने वक्फ इस कौम के लिए की थी। इसका डेवलपमेंट के रिसोर्सेज से कौम को फ़ायदा मिले और इस कौम किसी की मोहताज ना बने, इसलिए उन्होंने किया था। लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए सेल, फिर रीसेल करना, किराएदारी करना, ये उन कौम को, उन लोगों के जो बड़े लोग हैं उनको अपना पैसा नहीं बनाना चाहिए और आखिरत को भी सोच के चलना चाहिए, क्योंकि उनके अमाल, हर इंसान के अपने अपने अमाल काम आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये है खानू खान बुधवाली, जो कि राजस्थान के नए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एक लंबे अरसे से वक्फ बोर्ड बर्फ़ में, ठंडे बस्ते में था, ना कुछ काम किया जा रहा था, ना कोई फैसले लिए जा रहे थे। जो कब्जे हैं वक्फ की जायदादों पर वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, किराया आ नहीं रहा था, और जो कर्मचारी हैं वक्फ बोर्ड के, उनकी सैलरीज के भी लाले पड़े हुए थे। फिलहाल नए अध्यक्ष के आने के बाद में काम में तेज़ी आएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसा ये दावा कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में सूरत बदल देंगे, कुछ शक्ल बदली हुई नजर आएगी, वो भी सकारात्मक रूप से। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। स्पोर्ट्स, कैंची और कपड़ा सनत की तरह मेरठ की ब्रास बैंड इंडस्ट्री भी शहर की खास पहचान है। मेरठ की बैंड बाजा सनत से वाबस्ता खानदानों ने 100 साल से ज्यादा पुरानी सनत की पहचान को आज भी महफूज रखा है, लेकिन टैक्स और महंगाई ने मेरठ की बैंड बाजा सनत को भी मुतासिर किया है, जिसका असर कारोबार पर भी नजर आ रहा है। हिंदुस्तान में ब्रास बैंड का 90% काम अकेले मेरठ में होता है। मेरठ के जलीकोठी इलाके में 132 बरस कबल नादिर अली ने ब्रास बैंड बाजे से लोगों को मुतारिफ कराया और छोटी सी दुकान से ब्रास बैंड कंपनी की शुरुआत की। लेकिन आज इस इलाके में ऐसे 100 से ज्यादा छोटे बड़े कारखाने मौजूद हैं, जहां ब्रास बैंड से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले मौसीकी के साजो सामान तैयार किए जाते हैं। ब्रास बैंड के एक छोटे से पुर्जे से लेकर इसकी पॉलिश और बैंड वालों का ड्रेस तक सब इन कारखानों में कारीगरों के हाथों तैयार किए जाते हैं। बारात के प्रोग्रामों से लेकर मेरठ के बैंड 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड और झांकियों की भी शान होते हैं। मेरठ के ब्रास बैंड और साजो सामान को पसंद करने वाले दूर दूर से यहाँ आते हैं। हम आए हैं सेंट्रल जेल जबलपुर से, यहाँ से बैंड का सामान और जो भी पूरा जो बैंड का सामान रहता है उसे लेने के लिए। तो यहाँ इतनी दूर क्यों आए, क्या खासियत रही है? इनका बैंड बहुत प्रसिद्ध है और काफ़ी अच्छा बताया गया है, तो इसलिए हम यहीं से ले जाते हैं सामान पूरा। इधर से ओरिजिनल सामान मिलता है और जैसे सामान खराब भी हो जाता है तो अपन यहाँ से आके वापस भी कर सकते हैं, गारंटी के साथ देते हुए। ये डिस्ट्रिक्ट तो ये 100 साल की करीब पुरानी है। अंग्रेज़ों के टाइम से बैंड बाजा के सामान आता था, फिर वो नादर अली एंड कंपनी वालों ने अपना काम स्टार्ट किया, तो तब से ही मार्केट में करीब करीब सभी जुड़े हुए हैं इस काम से। हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है इस काम से। लेकिन आज इस सनत पर भी टैक्स की मार और महंगाई का असर नजर आ रहा है। इस सनत के फरोग को लेकर हुकूमत की कोई पॉलिसी न होने का असर मेरठ के ब्रास बैंड और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कारोबार पर पड़ा है। ये 50 साल हो गए जी हमें काम करते हुए। हमारे वालिद साहब करते थे, उन्होंने हमें सिखाया ये काम। पहले बेहतर हालात थे, अब सही नहीं है हालात, लेकिन डीजे आने से हमारा काम पिट गया जी। और फिर गवर्नमेंट की हम पे कोई सहायता भी नहीं। अगर हम गवर्नमेंट से कोई सहायता मांगे तो गवर्नमेंट हमें कोई सहायता देती नहीं। माल महंगा हो गया, रेट वही है, बहुत वो दिक्कत है, माल की बहुत समस्या है कि मजदूरी मिल नहीं पा रही है, इतनी मजदूरी ही मिल रही है बस 300 400 500, बस से ज़्यादा नहीं मिलता। अब हालात तो थोड़ा गिर रहे हैं दिन पे दिन, जब से डीजे वगैरह चल रहे हैं। डीजे ने ज़्यादा मट्टी ख़राब कर दी इस कारोबार की। पहले डीजे नहीं थे तो काम चलता था, गाँव देहात वाले भी आते थे। अब गाँव देहात में डीजे बज गया, ब्याह शादी हो गए। कारोबार में तो खैर जीएसटी की वजह से और वैसे
कच्चा मटेरियल महंगा होने की वजह से परेशानी आई है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं थी, पहले बहुत कारोबार अच्छा चलता था। अगर गवर्नमेंट से इस काम में हेल्प मिल जाती है तो कारोबार जैसे स्पोर्ट्स वालों का है, कैंची वालों का है, काफ़ी ऊंचाई पे चला जाता है काम। जीएसटी और नोटबंदी के बाद जिस तरह से यहाँ के कपड़ा कारोबार, कैंची कारोबार जो फ़र्क पड़ा है, उसका असर इस बैंड इंडस्ट्री पर बेमेरिट की नज़र आ रहा है। ये कारोबार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन फीका ज़रूर पड़ा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। अजान पर फिर से कोई तनाज़ा पैदा न हो, अजान के वॉल्यूम को कम रखते हुए नमाजों का एहतमाम किया जाए। जहां कहीं मुमकिन हो मस्जिदों में ख़वातीन के लिए नमाज का अलहदा इंतज़ाम किया जाए। बेंगलुरु में मसाजिद काउंसिल ऑफ कर्नाटक ने ये अपील जारी की है। अज़ां को मीठी और दिलनशी आवाज़ में पेश किया जाए। लाउड स्पीकर का वॉल्यूम यानी आवाज़ कम रखी जाए। मिली जुली आबादी के इलाकों में अज़ां की वजह से कोई तनाज़ा पैदा ना होने दिया जाए। बेंगलुरु में मुनक़िदा इजलास में इन ख़यालात का इजहार किया गया। मसाजिद काउंसिल ऑफ कर्नाटक के तहत हुए इजलास में मस्जिद कमेटियों के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की। यही कि आप अज़ां की आवाज़ को दिलनशीं बनाएं, दिल में उतर देने वाली आवाज़ के मौज़न को रखें और वो अच्छी तरह आवाज़ से दें, और फिर अज़ान का वॉल्यूम जो है उतना ज़्यादा ना हो कि लोग उससे घबरा जाएं। और जो आवाज़ ज़ोर से देकर, बुलंद आवाज़ से अज़ान देकर जो लोगों को तकलीफ़ दी जाती है, उसके ताल्लुक़ से भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अज़ान मीठी अंदाज़ में हो और कम से कम वॉल्यूम में हो, ताकि दूसरे जो हमारे अहबाब रहते हैं वहाँ पर उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। मस्जिदों को पाक व साफ़ रखें। मस्जिदों के बाहर पार्किंग का मुनासिब इंतज़ाम करें। मस्जिद की मिल्कियत और दीगर उमूर से जुड़े दस्तावेज़ात को दुरुस्त रखें। जहाँ कहीं भी मुमकिन हो ख़वातीन के लिए पर्दे के साथ नमाज का अलहदा इंतज़ाम करें। ये अपील मसाजिद काउंसिल ऑफ कर्नाटक ने जारी की है। इज़हार ख्याल में बात आई है कि ख़वातीन के लिए अलग से नज़्म हम करना चाहिए। जुमा में कीजिए, आप किसी और मौके से कीजिए, लेकिन ख़वातीन को इस्तेफ़ादे का मौका मिले। हाँ, डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में देखिए, ये है जो भी मसाजिद हमारे हैं, वो मसाजिद चाहे वो कमेटियाँ बने हों या सोसाइटी हो, जो भी हो, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है ना उसके रखनी चाहिए। मस्जिद के नाम पर जो है ना उनको मोटेशन वगैरह कराना चाहिए, नल का परमिशन है, करंट की बिल ये है, ये पूरी चीज़ें जो है ना मस्जिद के इस पर होना चाहिए। इजलास में कहा गया है कि रियासत कर्नाटक में 2500 मसाजिद मौजूद हैं। इनमें 8500 मसाजिद वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, जबकि 4000 मसाजिद ट्रस्ट और निजी इदारों के तहत चल रहे हैं। मस्जिद कमेटियों की रहनुमाई के लिए मसाजिद काउंसिल ने मिसाली मस्जिद का खाका तैयार किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। भारत की पहली फिल्म channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बेंगलुरु की मस्जिद अहले हदीस चारमीनार ने दीगर मस्जिदों के लिए मिसाल कायम की है। जी हाँ, मस्जिद के अंदर ही खून के अतिया का एक रोज़ा कैंप मुनक्किद हुआ।
कदवाई अस्पताल और मस्जिद कमेटी के इश्तराक से मुनक़िदा ब्लड डोनेशन कैंप में कई नौजवानों ने अपना खून अतिया किया। लोगों ने पहले नमाज अदा की और उसके बाद कई नौजवानों ने खून अतिया किया, यानी अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक को एक साथ अदा करने का खूबसूरत मंजर यहाँ देखने को मिला। मस्जिद के खतीब और इमाम मौलाना एजाज अहमद नदवी ने कहा कि मजहब इस्लाम का पैगाम भी यही है कि इंसानियत की खिदमत हो और अमन मोहब्बत आम हो जाए। बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरियती इलाके शिवाजी नगर में मौजूद इस मस्जिद में हर माह 200 से ज़ायद गरीब मरीजों की इमदाद फराहम की जाती है। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत समाजी खिदमात का बीड़ा मस्जिद चार मीनार ने उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही नेक कदम है और इससे बहुत सारे आवाम को फ़ायदा होगा और मस्जिद का मकसद ही यही है जो आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए और हमारी शरीयत भी इसकी इजाज़त देती है। कुरान मजीद में तो अल्लाह ताला ने यहाँ तक कहा कि अगर किसी इंसान की जान को बचा लिया गया तो उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। तो ब्लड डोनेशन जो है एक बहुत बड़ी खिदमत है। इस सिलसिले में लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और एक दूसरे का ताउन करना चाहिए। यहाँ पर हर माहाना तकरीबन 205 लोगों को डायलिसिस का पैसा दिया जाता है, हर माहाना दिया जाता है और इससे पहले भी कई आई कैंप डाले हैं हम लोग, यहाँ पर मेडिकल कैंप डाले हैं। इसी तरह से ये ब्लड का कैंप भी। I saw this was going on blood donation camp. I saw it was really nice to see me for you. So even I have donated blood here. It's a very good cause for the society, I think. Yeah. मगरब बंगाल में मुसलमानों के आला तालीम के मकसद के लिए बनाई गई आलिया यूनिवर्सिटी अपने मकसद को पूरा करने में नाकाम है। हाल ये है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया काम न कर पाने के बायस बजट की आधी रकम हुकूमत को वापस लौटाने के लिए मजबूर है। इमसाल ममता हुकूमत ने असेंबली में आलिया यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा 1010 करोड़ का फंड फराहम किया, जिस पर हुकूमत की वाहवाही भी हुई। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि काम न कर पाने के बायस यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 550 करोड़ का फंड वापस कर दिया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इसका एतराफ भी किया है। ताहम उनके मुताबिक कई काम किए गए हैं जो अहम हैं और लोकसभा इलेक्शन के बायस यूनिवर्सिटी इंतजामिया कई काम नहीं कर पाई है, जो फंड की वापसी की बड़ी वजह है। কিছু টিচার্স নন টিচিং স্টাফ আমরা রিক্রুট করার জন্য কি বলে গভর্নমেন্ট থেকে পোস্ট ক্রিয়েট করতে পেরেছি। 2018 ইলেকশনের জন্য আমাদের 3 মাস পর্যন্ত এই পারচেজিংয়ের প্রসেসটা করতে পারিনি বলে অনেকটা ফান্ড আমাদের মানে ফেরত দিতে হয়েছিল। আমাদের এই ফান্ডের একটা থাকে তো যে এই ডিউরেশনের মধ্যে খরচ করতে হবে, না হলে পরে আমাদেরকে ফেরত দিতে হবে। इस यूनिवर्सिटी में आए दिन तलबा का एहतजाज होता रहता है। स्कॉलरशिप, हॉस्टल की फराहमी, लैब न होने और असातिज़ा की कमी एक बड़ा मसला है, जिस पर तलबा एहतजाज करते रहे हैं। माहिरीन तालीम ने भी फंड की वापसी पर तशवीश का इजहार किया है। अच्छा नहीं है, डेवलप करना होगा। लैब नहीं है, टीचर कम है, टीचर जो है उससे ज़्यादा हमारा सत्र है। 500 करोड़ रुपए का जाना लौट जाना बहुत तकलीफदेह बात है और आलिया यूनिवर्सिटी तो मुसलमानों का एक देरीना ख्वाब था। आलिया यूनिवर्सिटी खुसूसी तौर पर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए इसकी तामीर हुई थी, तो माइनॉरिटी में खर्च होना चाहिए उनकी तालीम में, और तालीम में आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा उसूल ये है कि बच्चों को स्कॉलरशिप की वजीफ़े की तकसीम की जाए, उनके लिए किताबें मुहैया की जाएं, उनके लिए कापियाँ मुहैया की जाएं, उनके रिहाइश का मसला हल किया जाए। इस मामले में रियासती वजीर अक़लियती उमूर गयासुद्दीन मुल्ला ने कुछ कहने से इनकार कर दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अक़लियतों के नाम से और इनकी निगरानी में चलाए जाने वाले इदारों का ऐसा हाल क्यों है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कोलकाता से शबाना एजाज की रिपोर्ट। इलाहाबाद में सूफियाना रिवायत और हिंदुस्तानी तहजीब के मौजू पर मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। मुज़ाकरे में हिंदुस्तान को मुख्तलिफ तहजीबों और मज़ाहिब के मानने वालों का मुल्क करार देते हुए ऐसे अनासर से मुल्क को बचाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया जो हिंदुस्तान को एक ख़ास तहजीबी रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं।
सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, कारवां बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। मुल्क की मुश्तरका तहजीब को बनाने और संवारने में उर्दू और हिंदी के शायरों ने अहम किरदार अदा किया है। इलाहाबाद के स्वराज विद्यापीठ में मुनक़िदा मुज़ाकरे में अदीबों और दानिश्वरों ने समाज में फैलती मजहबी मुनाफरत और इसके सद्देबाब के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर गौर किया। उसके पीछे कहीं ना कहीं इन सूफियों और संतों का बहुत बड़ा योगदान है। इसको केवल एक भक्ति साहित्य के रूप में, ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में देखना अधूरापन होगा। ये लोग ऐसे थे जिन्होंने भारत में एक नए किस्म का बहुलतावाद गठित किया और जिसमें तमाम जाति, संप्रदाय, भाषाओं, संस्कृतियों के लोग एक साथ कैसे जीवन बिता सकेंगे, इस अवधारणा को उन्होंने तैयार किया। तो हम लोग इस रूप में देखते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता ये संत और सूफी हैं। मुज़ाकरे में माहिर समाजियात प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने कहा कि मजहबी मुनाफरत को इस वक्त समाज में एक नज़रिए की शक्ल में पेश करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि विचारों के स्तर पर सबसे पहले जूझना ज़रूरी है। अपने देश को, अपने देश की संस्कृति को, उस संस्कृति की बहुलता को समझना बहुत ज़रूरी है और इस बहुलतावादी संस्कृति को, उसके बहुरंगीपन को समझने वाले विचार जितना ही जनता में घर करते जाएंगे, उतनी ही ये जो धाराएं हैं, नुकसान पहुंचाने वाली धाराएं, वे कमज़ोर पड़ती जाएंगी। मुज़ाकरे में बेशतर मुक़र्रिरीन का कहना था कि मुनाफरत से बचाने के लिए नई नस्ल की रहनुमाई करने और तामीरी कामों में इनकी शराकत बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। खास बात